1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज़ को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचाकर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की ज़र्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। यूटीवी की वीडियोस में खुशामदीद नाजरीन। इस इंटरेस्टिंग वाक़ये की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो दिखने में बज़ाहिर एक बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उस वक़्त अमेरिका में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर का सामान चेक होता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज़ बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सियाटल तक पहुंचना था। सन ग्लासेस पहने एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज़ में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज़ की बिल्कुल आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि 70s में फ़्लाइट में स्मोकिंग करना भी अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक इन्वेलप थमा दिया। एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शॉफनर था। उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। चिट्ठी में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। जब फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट जहाज़ हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सियाटल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शॉफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। जहाज़ में 35 पैसेंजर्स मौजूद थे जिन्हें पीछे होने वाले इस मामले का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से एफबीआई और लोकल अथॉरिटीज़ ने फैसला किया कि हाईजैकर की सभी डिमांड्स पूरी की जाएं। उनका कहना यह था कि कूपर उनसे भागकर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ़्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में सियाटल में लैंड करना था, अब अगले 1.5 घंटे तक सियाटल एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 35 पैसेंजर जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसीलिए लैंडिंग डिले हो रही है। इस दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पर जहाज़ को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों का एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स फराहम किए गए। साथ ही साथ जहाज़ को रीफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज़ से उतरने की परमिशन दे दी, लेकिन पायलट्स और 2 क्रू मेंबर्स को जहाज़ में ही रहने को कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज़ एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलो के ज़रिए पायलट्स को कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज़ के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर हॉर और जहाज़ को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज़ को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रीनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राज़ी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और एफबीआई अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज़ के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे।
इसी वजह से वो जहाज़ के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज़ रीनो की तरफ रवां दवां था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज़ की सीढ़ियाँ खुली और डैन कूपर ने वहाँ से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जहाज़ रीनो में लैंड हुआ और पूरे जहाज़ को अच्छी तरह से चेक किया गया, मगर जहाज़ में ना तो कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ जहाज़ में बल्कि इस वाक़ये के बाद डैन कूपर का कभी कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहाँ चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात तो क्लियर थी कि उसने सैडल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगाई थी। FBI ने जहाज़ पे सबूत तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ डैन कूपर की 8 सिगरेट बर्ड्स और 2 में से एक पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हालांकि किसी के पास उसकी कोई फ़ोटो नहीं थी। पैसेंजर और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज़ ऑटो पायलट पर था, यानी जिस बात पर जहाज़ फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज़ की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम थी ही, साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज़ का रेयर स्टेयरकेस 8:10 पर खुली थी। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पर डैन कूपर की जंप लोकेशन का अंदाज़ा लगाया गया और एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, मगर ना तो डैन कूपर मिला, ना कोई ब्रीफकेस और ना ही पैसे। हालांकि इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, मगर उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी न्यूज़पेपर में शाया किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। FBI का ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा हुआ तो वो कभी न कभी वो पैसा ज़रूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी दोबारा कहीं भी जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। करीब 9 साल के बाद 1980 में एक वाक़या हुआ। सर्दन वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गट्टियाँ मिली। ये $20 के नोटों की गट्टियाँ थी जो टोटल $5,800 बनते हैं। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से उनके सीरियल नंबर्स उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में वाक़ई लोसिस रिवर में ये पैसे डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहाँ से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करती है। मतलब ये पैसे लोसिस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए ये मामला तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा था। ना सिर्फ इतना कि बल्कि टीना बार बीच जहाँ से ये पैसे बरामद हुए हैं, यहाँ 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इसी रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इन्फॉर्मेशन से तो ये जाहिर होता है कि डैन कूपर या उसके किसी साथी ने जानबूझकर इस केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने डैन कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खातिर खास सुराग ना मिल सका। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज़्यादा मुश्किल था
जो वो प्लेन में ही छोड़ कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। सबूत के तौर पे एफबीआई के पास डैन कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था, और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पर लगा था, जिससे ये मालूम होता है कि कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने एफबीआई को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी एफबीआई की वेबसाइट पर इस केस की पूरी डिटेल्स मौजूद है और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। उम्मीद है यूटीवी की ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में।